नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 से सामान्य अध्ययन के 19वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? पहला ऑप्शन है नामेरी टाइगर रिजर्व असम, दूसरा है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार और लास्ट ऑप्शन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा है गांधीनगर गुजरात, तीसरा है भुवनेश्वर उड़ीसा और लास्ट ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब प्रवासी भारतीय दिवस से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम उन सभी एडिशनल जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है, प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब 9 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। साथ ही साथ यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है प्रवासी भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी ये 2003 में प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने और उससे जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के काल में हुआ था। 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अठारहवें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि यह भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटन ट्रेन है जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD का 17वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, दूसरा है रियो डी जेनेरियो ब्राजील, तीसरा है बीजिंग चीन और लास्ट ऑप्शन है रियाद सऊदी अरब। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का 16वां सत्र जो है वो आयोजित किया गया रियाद सऊदी अरब में, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। नीचे कूट दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1922 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है 1887 में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है 1985 में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, डी, ए, बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? पहला ऑप्शन है बौद्ध शिक्षा, दूसरा है ब्राह्मण शिक्षा, तीसरा है क्षत्रिय शिक्षा और लास्ट है जैन शिक्षा। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में नालंदा विश्वविद्यालय से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसकी स्थापना को लेकर के। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो स्थापना 427 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा और यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म के साथ साथ खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे, विशेषकर चीन, कोरिया, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया से। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम और मुख्यालय सही रूप से सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है इंडियन बैंक चेन्नई, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक मुंबई, तीसरा है कारपोरेशन बैंक बेंगलुरु और लास्ट ऑप्शन है केनरा बैंक बेंगलुरु। तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय वास्तव में वडोदरा में है, मुंबई में नहीं, वडोदरा में, वडोदरा गुजरात। हालांकि इसका कारपोरेट कार्यालय मुंबई में, इसका कारपोरेट कार्यालय है, कारपोरेट कार्यालय। बाकी इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, कारपोरेशन बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में और केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, दूसरा है संरचना, तीसरा है अनुदेशात्मक विविधता और लास्ट ऑप्शन है प्रश्न पूछना। तो प्रभावी शिक्षण अनुदेशात्मक विविधता यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी से परिपूर्ण होता है, क्योंकि बिना विविधतापूर्ण अनुदेश के विद्यार्थियों में विषय के प्रति दिलचस्पी पैदा करना कठिन होता है तथा एक प्रकार की अनुदेशात्मक पद्धति कक्षा में शिक्षण के दौरान निरस्ता पैदा करने लगती है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है अनुदेशात्मक विविधता यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहां पर निम्न में से कौन सी धातु वायु प्रदूषण फैलाता है? पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है सीसा और लास्ट है तांबा।
तो जिस शहर में मोटर गाड़ियों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर शीशा धातु द्वारा प्रदूषण फैलता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शीशे की मात्रा मौजूद रहती है। शीशा मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। यदि मानव रक्त में 80 माइक्रोग्राम से या उससे अधिक शीशा मौजूद हो तो बेचैनी, दौरे की समस्या और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण की बाह्य संरक्षण विधि है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जीन बैंक, तीसरा है वन्यजीव अभयारण्य और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव विविधता संरक्षण की बाह्य संरक्षण विधि है जीन बैंक। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला है आंतरिक संरक्षण, आंतरिक संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आगार तथा पवित्र उपवन एवं झीलें शामिल हैं। साथ ही साथ दूसरा है बाह्य संरक्षण। बाह्य संरक्षण के अंतर्गत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना होता है। बीज संग्रहण, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, चिड़ियाघर, वृक्ष उद्यान तथा जंतु उद्यान आदि बाह्य संरक्षण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? पहला ऑप्शन है भारत म्यांमार क्षेत्र, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है लक्षद्वीप तथा चौथा है पंचमढ़ी। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक होती है और कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन में पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है हिमालयन हॉट स्पॉट, दूसरा है भारत म्यांमार, यानी इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, तीसरा है सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट था, चौथा है सुंदरलैंड। सुंदरलैंड को बोलते हैं अंडमान निकोबार। तो ये भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र हो जाएगा भारत म्यांमार क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट वाले वे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता अत्यधिक होती है और कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा है UGC, तीसरा है NAAC और लास्ट है NUEPA। तो शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबद्ध संस्थान है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA। प्रारंभ में यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी NIEPA
के नाम से जाना जाता था और यूनेस्को से संबंध था। वर्तमान में यह एक स्वायत्त शासित संस्था है, यानी यूनेस्को से वर्तमान में संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हाल का नाम बदलने की घोषणा की। दरबार हाल और अशोक हाल को अब किस नाम से जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र मंडप और अशोक ग्राम, दूसरा है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, तीसरा है प्रजातंत्र मंडप और अशोक द ग्रेट भवन, लास्ट ऑप्शन है लोकनायक मंडप और अशोक महान मंडप। तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हाल के नाम बदलने की घोषणा की। दरबार हाल का अब नया नाम गणतंत्र मंडप, साथ ही अशोक हाल को अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता, दूसरा है इंटरनेट सेवा प्रदाता, तीसरा है इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रदाता और लास्ट है इंटरनेट सेवा उत्पाद। तो आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता ये आईएसपी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों को एक साथ रखता है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है कंट्रोल यूनिट और लास्ट है एएलयू। तो कंप्यूटर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने का कार्य मदरबोर्ड करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।